गुड मॉर्निंग माय स्वीट स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। टॉपिक है हमारे पास, हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि लेबल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेबल कॉम्प्लेक्स, लेबल कॉम्प्लेक्स इसे कहेंगे जो कि मोर रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स होते हैं फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ओके, लाइक लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो कॉम्प्लेक्स आपका मोर रिएक्टिव है, जो इजीली आपका लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं लेबल कॉम्प्लेक्स। पॉइंट है इसके अंदर, एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स टू गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टली इज कॉल्ड रिलायबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और इसी तरह इनर्ट कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए प्रेफर नहीं करता, या जो रिएक्शन देता भी तो बहुत स्लो रिएक्शन देता है, तो उसे कहेंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्स। लेस रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पॉइंट इसमें इनएबिलिटी और लेस एबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स टू गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड इनर्टनेस। यानी कि वो स्टेबिलिटी जो रहता है वो अपना लिगैंड सब्स्टिट्यूट करना नहीं चाहता है। तो ये हो गया आपके पास दो पॉइंट, एक लेबल कॉम्प्लेक्स और एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स। अगर वर्ड आया लेबल कॉम्प्लेक्स मीन्स ये इजीली या फास्टली लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। अगर वर्ड हमारे पास आया इनर्ट कॉम्प्लेक्स मीन्स ये इजीली लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो करेगा अभी तो मोर टाइम रिक्वायर्ड रहेगा इसके लिए। अब है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ लेबलिटी एंड इनर्टनेस अकॉर्डिंग टू, देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लेबिलिटी एंड इनर्टनेस। तो दो मेजर फैक्टर के द्वारा इसे हम, या दो मेजर टर्म्स के द्वारा इसे हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। पहला था अकॉर्डिंग टू वीबीटी एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू सीएफटी थ्योरी, क्रिस्टल फिल्म थ्योरी। और इसी में था सीएफटी के अंदर पर्टिकुलर हम यूज में लेते हैं क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का हम यूज में ले करके इसकी लेबलिटी एज वेल एज इनर्टनेस को हम, और इनर्टनेस को हम क्या करते हैं इसके अंदर इंटरप्रिटेट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो टर्म है अकॉर्डिंग टू वीबीटी, किस टाइप से लिगेंड या आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर्ट रहेगा या लेबल रहेगा, कैसे हम पता लगाए, तो कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वीबीटी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स किस टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के, एक होता है आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स और एक होता है इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। दिस वन आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स एंड दिस वन इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है आपका? हाइब्रिडाइजेशन आपके पास रहेगी sp3d2। एंड इनर स्फीयर के लिए मीन्स जो डी ऑर्बिटल है वो इनर ऑर्बिटल काम में ले रहे हैं हम, वो रहेगा d2sp। आउटर स्फीयर आयनिक कॉम्प्लेक्स रहता है आपके पास, मेटल लिगैंड बॉन्ड लेंथ इसके अंदर क्या रहता है? लार्जर रहता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये आउटर डी ऑर्बिटल हम यूज ले रहे हैं। तो एमएल बॉन्ड इसके अंदर वीक रहता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या रहेगा? वीक, क्योंकि जो टर्म था बॉब्स न्यूएस अपॉन बीबी बीएल। ओके, अगर बॉन्ड लेंथ आपका वीक है, बॉन्ड लेंथ वीक है, जिसको बॉन्ड लेंथ को वीक को हम कह सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या रहेगा? वीक रहेगा। बॉन्ड लेंथ वीक कब है? जब बॉन्ड लेंथ लार्जर है, इसलिए ये बॉन्ड जो आपका मेटल लिगैंड बॉन्ड है वो कैसा रहेगा? आपका वीक नेचर का रहेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी वीक कहलाएगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है तो एक्टिवेशन एनर्जी हायर रहेगी। एक्टिवेशन एनर्जी हायर तो मेटल लिगैंड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम है चाहिए आप। वापस से एक बार देख लेते हैं इसको, कंफ्यूजन ना हो। स्टार्ट करते हैं। आयनिक कॉम्प्लेक्स है आपके पास, मेटल लिगैंड बॉन्ड लेंथ आपका क्या रहेगा? आयनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर लार्जर रहेगा। ओके, अगर बॉन्ड लेंथ लार्जर है तो डेफिनेटली इसके लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या रहेगी आपकी? लोअर। बॉन्ड स्ट्रेंथ लोअर है तो एक्टिवेशन एनर्जी मेटल लिगैंड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी क्या रहेगी? कम चाहिए। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए मीन्स लो एनर्जी पे रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स आपका कहलाएगा लेबाइल कॉम्प्लेक्स आपका रहेगा। ओके, इट मीन्स मेटल लिगैंड वीक इंटरेक्शन आपका, जो ओवरऑल हम बोल सकते हैं मेटल लिगैंड वीक इंटरेक्शन। और ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है आपका
दिस वन इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये डायग्राम बोल सकते हो आप। ओके, दिस वन क्या आपका लेस एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन ऑफ लिगैंड। तो ये अगर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड रह रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा रहेगा आपके पास, लेबाइल कॉम्प्लेक्स रहेगा। अब लेबाइल कॉम्प्लेक्स के लिए डी कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से होनी चाहिए ये भी देख लेते हैं। तो वो है आपके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन, हाई स्पीड D4 कॉन्फ़िगरेशन, ईजी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल फिलिंग रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2। इस तरह D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स sp3d2, या D6 हाई स्पिन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, D7 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स sp3d2। ये सारे के सारे आपके शो करेंगे लेबाइल कॉम्प्लेक्स को शो करेंगे, यानी कि इनके अंदर लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट परफॉर्म होगी कंपेयर टू इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का पार्ट देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, D2sp3, जो डी ऑर्बिटल है वो इनर काम में लेते हैं, और ये रहेगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो ये आयनिक था, कौन सा आउटर ऑर्बिटल, ये रहेगा आपका कोवैलेंट कॉम्प्लेक्स। इसमें मेटल लिगैंड बॉन्ड लेंथ ओवरऑल क्या रहती है, डिक्रीज रहती है। क्यों, क्योंकि लो स्पिन है, लो स्पिन है। तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि जो लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह काम में करता है, और मेटल लिगैंड बॉन्ड लेंथ लो रहेगी यानी शॉर्ट रहेगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब मेटल लिगैंड बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड डिस्टेंस उसकी ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी भी आपकी यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो हम इजीली या बहुत ही डिफिकल्टी से मेटल लिगैंड बॉन्ड को ब्रेकअप कर पाएंगे, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स क्या रहता है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स रहते हैं। लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली शो नहीं करते। तो मेटल लिगैंड इसके अंदर जो इंटरेक्शन रहता है वो रहता है आपका स्ट्रॉन्ग, और ये है इसका ई डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, ये आपका जो एनर्जी बैरियर है वो क्या है, हाई, एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन ऑफ लिगैंड। इसलिए ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स कैसा रहता है आपका, इनर्ट कॉम्प्लेक्स रहता है। अब इनर्ट कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल लाइक D4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, D5 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सारे के सारे कौन से हाइब्रिडाइजेशन में, D2sp3। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वेल नोन कॉम्प्लेक्स है आपके पास कोबाल्ट H2O6 3+। इसके अंदर कोबाल्ट जो है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहता है। D6 कॉन्फ़िगरेशन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये, और ये आपको देगा, इसका जो नेचर होता है वो रहता है कोवैलेंट नेचर, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, और कॉम्प्लेक्स रहता है इनर्ट। इसके लिए लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करता है। तो अभी जो हमने फैक्टर देखा वो क्या था, वो पर्टिकुलर था अकॉर्डिंग टू वीबीटी के थ्रू, या वीबीटी थ्योरी के थ्रू हमने कॉम्प्लेक्स को दो भागों में डिवाइड किया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और फिर हमने इसका इनर्टनेस एंड लेबिलिटी को शो किया। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके रहेंगे लेबाइल, ओवरऑल ये क्या रहेंगे, लेबाइल, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेंगे आपका इनर्ट। ओके, अब हम चलते इनर्टनेस एंड लेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या इसको इंटरप्रिटेट करते हैं अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी। सॉरी, क्रॉस नहीं होता इसको। अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, मार्कर बीच बीच में रुक जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मार्कर सही चल रहा है। अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी, इसके अंदर भी हम पर्टिकुलर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में लेने वाले, CFAE, ये कहलाता है आपका क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये रहेगा आपका SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या रहती है, 2 स्टेप में रहती है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में रहता है आपका, यस। और आपके पास इंटरमीडिएट परफॉर्म होता है, इंटरमीडिएट भी कौन सा बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट। इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं CFT को।
लाइक हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है MX5Y, ये जो Y है ये आपका सब इंस्टीट्यूट होने वाला लिगेंड है। तो पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ, जो Y लिगेंड है वो डिसोसिएट हुआ और MX5 प्लस चार्ज प्लस Y माइनस, ये जो MX5 बना हमारे पास वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 5। इंटरमीडिएट है, 2 टाइप का रहेगा, या तो वो स्क्वायर पिरामिडल रहेगा या टीवीपी। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जेड लिगेंड एंटर करेगा दिस वन, तो हमारे पास बन गया MX5Z। ओके, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो जो इंटरमीडिएट था वो रहेगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। तो उस कंडीशन में स्क्वायर पिरामिडल है तो वो है आपका लोअर एनर्जी इंटरमीडिएट। ठीक है, लोअर एनर्जी इंटरमीडिएट की कह रहे हैं, रिपल्सन इसके अंदर आप बोल सकते हो कम है, लोन पेयर ऑफ अदर लिगेंड एंड सब स्टूडेंट या लिगेंड के बीच में, इसलिए ये कहलाएगा आपका लोअर एनर्जी इंटरमीडिएट। टीवीपी में थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग आपको देखने को मिलती है, इसलिए हायर एनर्जी इंटरमीडिएट हम उसे कह सकते हैं, लोन पेयर के कारण इसके अंदर कह सकते हैं रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का, एंड बॉन्ड पेयर का, तो ये रहेगा आपका टीवीपी हायर एनर्जी इंटरमीडिएट। अब इसको थोड़ा ओपन कंडीशन में लिखते हैं, यानी कि ये तो हमारा था क्लोज कंडीशन ओनली कॉम्प्लेक्स के रूप में। अब इसे थोड़ा ओपन कंडीशन में इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके लिखते हैं। ML4 दिस वन, X एंड Y। अब ये जो X लिगेंड था बस ये आपका है सिग्मा डोनर लिगेंड, सिग्मा डोनर। ओके, और ये Y लिगेंड आपका कौन सा, लिविंग लिगेंड, लिविंग लिगेंड जो आपका डिसोसिएट होगा। तो ये Y आपका गया, आपके पास कॉम्प्लेक्स बना MLLLL यानी ML4X। ये आपका स्क्वायर पिरामिडल लिगेंड है ड्यू टू सिग्मा डोनर, ये आपके स्क्वायर प्लैनेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब हमें देखना है CFAE, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो याद रखिएगा क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जो आपका इंटरमीडिएट बनता है उसे हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि CFSA क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ये ए जो है इसको ई कर दीजिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट माइनस CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल इंटरमीडिएट। ओके, आपके पास स्क्वायर पिरामिडल बना और ऑक्टाहेड्रल बना, दोनों ही कंडीशन में एनर्जी का डिफरेंस आपका CFAE कहलाएगा, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये था CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है और CFAE क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी है। इसे आप जो S था A था इसको आप लीजिएगा। तो देख लेते हैं, जब आपका स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट है तब आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, या आप कह सकते हैं डेल्टा ऑक्टाहेड्रल डायग्राम किस टाइप का है आपके पास। ओके, तो ये आपका जो सबसे लोअर जो d ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है। सबसे लोअर में कौन जा रहा है, DFZ इक्वल टू DYZ। इसके अंदर कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल, दिस वन एंड दिस वन। ठीक, और इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, माइनस डेल्टा माइनस 4.57 DQ। ठीक, ये DQ स्टेबलाइजिंग एनर्जी की यूनिट है DQ। और इसके ऊपर कौन सा एक ऑर्बिटल है, वो है आपके पास DXY, इसकी एनर्जी कितनी है, माइनस 0.86 DQ। अब ये इसके बीच में रहेगा कोई मिड पॉइंट। ठीक, अब इसके ऊपर फिर कौन है, जस्ट DXZ के जस्ट ऊपर है DZ स्क्वायर ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल है यहाँ पे, और उसकी एनर्जी जस्ट इसका अपोज है, माइनस 0.86 था प्लस 0.86 DQ। और सबसे ऊपर है आपके पास एक ऑर्बिटल, इससे जो हमने लिखा है इसे वापस से आप रीड आउट कीजिए, ये रहेगा आपका DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, कौन सा ये DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिंगल ऑर्बिटल है। ठीक, तो आपके पास टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 5, 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास 5 ऑर्बिटल्स। और जो DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी है वो किसके बराबर रहेगी, जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल था माइनस 4.57, इसका डबल करो। लाइक इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे 2 ऑर्बिटल की एनर्जी माइनस 4.57 है, तो ऊपर वाले एक ऑर्बिटल की एनर्जी प्लस इसके डबल होनी चाहिए, वो भी प्लस में। तो इसका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 2 से, तो देखिए 2 7 जा 14, तो ये 14 का 4 पावर 1, 2 5 जा 10 एंड 1 11 पावर 1 एंड 4 2 जा
8 and 1 9, तो ये हो गया आपके पास 9.14 और ये प्लस में रहेगा। ठीक, तो ये आपका रहा स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का डायग्राम था। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग कैसे रहेगा, इसमें ये रहेगा, नीचे रहता है T2G, नीचे रहता है आपका T2G, ऊपर रहता है आपके पास EG। तो T2G के अंदर कितने ऑर्बिटल, 3, 1 2 3, EG में 2, 1 एंड 2, तो 3 ऑर्बिटल। और नीचे वाले ऑर्बिटल की जो एनर्जी कितनी होगी, -4 dq, ऊपर वाले के लिए +0.6, ये रहेगा आपका, या तो आप इसे बोले +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, या आप इसे बोले +6 dq। अब 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के अंदर 0.6 है और DQ के अंदर +6 DQ है। और इसी तरह नीचे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के अंदर है -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, तो इसका अदर यूनिट है -4 DQ। ये हो गया आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी डायग्राम। तो इस डायग्राम के थ्रू आपको जो आपका इंटरमीडिएट आएगा उसकी आपको निकालनी पड़ेगी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी दिस वे। ओके, इसे हम अप्लाई करके देखते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। वापस एक बार, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट माइनस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लाइक हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, उसकी केस है D1 केस हाई स्पीड। अब D1 केस हाई स्पीड है तो इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, क्या हम ओवरऑल बोले कि इसके अंदर मेटल लिगेंड एक्टिवेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए। तो पहला केस क्या था कि D1 केस का स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट के अंदर क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को कहाँ फिल करेंगे हम, हाई स्पिन है तो वहां यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, दिस वन, क्या आ गया आपका 1। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कितनी आएगी, तो दिस 1 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4.57 से, तो आएगा आपके पास -4.57 DQ। फिर आपका फॉर्मूले वाला माइनस, तो ये माइनस किसका है, फॉर्मूले का, तो इसे हमने रिप्रेजेंट किया फॉर्मूले का माइनस। ठीक, अब आप सेकंड किसका है, CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D1 केस है तो आप एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे, यहाँ पे। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए CFSE कितना है, 1 इंटू -4 DQ। ओके, तो -4 DQ आएगा, तो -4 DQ को हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है। अब इसे सॉल्व कीजिए तो -4.57 DQ, ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस इंटू माइनस +4, तो -4.57 +4 कितना हो गया, -0.57 DQ। और जब आपकी CFAE माइनस में रहती है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसे रहते हैं, आपके लेबाइल कॉम्प्लेक्स रहते हैं। कैसे रहेंगे आपके पास, लेबाइल। तो आई होप ये स्टेप पर्टिकुलर आपको समझ में आ गया हो, यही अप्लाई आपको सभी कॉम्प्लेक्स के अंदर करना है। लाइक D2 कॉम्प्लेक्स है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वो करनी है आपको स्क्वायर पिरामिडल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 को मल्टीप्लाई करना -0.57 से, तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -0.57 से तो आंसर आएगा -9.14। अब ये फॉर्मूले का माइनस, तो यहाँ पे फॉर्मूला वाला माइनस को हाईलाइट कर देता हूँ। और फिर 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है ऑक्टाहेड्रल में, तो दिस वन आपकी थी 1 एंड ये दूसरा। फिर ये 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करना है -4 से, तो -8 आ जाएगा। इस -8 को आप ब्रैकेट में रखो, दिस वन 2 इंटू -4, तो 4 2 जा 8, -8 को ब्रैकेट में रखेंगे और माइनस इंटू माइनस +8, तो ये हो गया +8। तो आंसर कितना है, -1.14। और लाइन नंबर में आप याद रखिए, जैसे ये लाइन नंबर है, ये 0, यहाँ पे प्लस वैल्यूज रहती है, +1 +2 +3, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4। अगर लाइन नंबर में लेफ्ट साइड जाने पे अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे माइनस वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो वो मोर लेबाइल कॉम्प्लेक्स आपका कहलाएगा। लाइक -1.14 DQ वाला कॉम्प्लेक्स
D1 वाले कॉम्प्लेक्स से ज्यादा लेबल है, इसकी वैल्यू ज्यादा है ना नेगेटिव साइड, इसलिए ये ज्यादा लेबल है। इस तरह D3 के लिए चेक करते हैं तो D3 हाई स्पिन, अब ये हाई स्पिन में है आपका D कॉम्प्लेक्स, ये स्क्वायर पिरामिडल, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हाई स्पिन में, तो 1 2 और तीसरा किस में फिल करेंगे अब आप, इस वन। तो 2 को तो मल्टीप्लाई करेंगे -4.57 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -0.86 से, और इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर आपके पास आएगी CFSE ऑफ स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट। तो वो कितना आएगी देख लेते हैं, D3 है तो -9.14 -0.86, तो ये आ गया आपके पास ओवरऑल -10, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -10 आएगी, और फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और फिर CFSE ऑफ ऑक्टाएटल, तो ऑक्टाएटल में 3 इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे दिस वन, 1 2 और तीसरा इसमें, ये आ रहा तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3, अब 3 को मल्टीप्लाई करना -4 से, तो दिस वन 3 इंटू -4, ये हो गया 4 3 12 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 10 प्लस 12 कितना आएंगे +2 DQ आपके पास आएगा, ये रहेगा आपका। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो रहेगा आपका इनर, जैसा कि मैंने पहले बताया, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो रहेगा लेबाइल, पॉजिटिव या जीरो पॉजिटिव है तो वो रहेगा आपका इनर। इसी तरह D4, ये आपकी वैल्यूज रहेगी -D4, पहले आपको फिल करना है स्क्वायर पिरामिडल के अंदर, तो 1 2 3 4, ओके, तो ये देखिए -0.86 एंड +0.86 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल क्या बचेगा, 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय -4.57, यानी कि -9.14 इसके लिए आएगा ओवरऑल। और अगर मैं ऑक्टाएटल में इसको फिलअप करूँ तो 4th इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में कहाँ फिल करना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4th जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -4 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो -4 + 6 कितना आएंगे +2, ओवरऑल रहेगा आपका दिस वन, ओके। D4 केस -9.14 एंड माइनस दिस वन, ये कितना लिखा है आपका -6, क्यों, देखिए 3 को मल्टीप्लाई करना था आपको 4 से, ओके, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करना था, तो 3 4 जा कितने हुए -12, और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना था आपको 6 से, तो ये कितना आएगा -12 + 6, ये हो गया आपके पास +6, यही सॉरी -6 होंगे, यही -6 हमने यहाँ पे लिखा है, ओके। अब 9.14 माइनस इंटू माइनस +6 कितने आएंगे -3.14 DQ, यानी कि ये मोर लेबाइल है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इसकी ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब D5 केस है, तो D5 केस में आपके सिमेट्रिक फीलिंग ये आप देखेंगे D5 में, तो D5 में क्या होगा, ये 1 2 3 4 5th इलेक्ट्रॉन भी आपको कहाँ फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करोगे, तो नीचे वाले 3 ऑर्बिटल्स ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल के साथ बैलेंस रहेंगे, यानी कि ये +0.86 इस ऑर्बिटल का इस ऑर्बिटल से कैंसिल आउट होगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन 2 इंटू -4.57 कीजिए तो -9.14 आएगा, इसका 1 को +9.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9.14 आएगा, तो -9.14 एंड +9.14 हो गए कैंसिल, यानी 0 आ गए। इसी तरह T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 को मल्टीप्लाई किया -4 से, तो -4 3 12 माइनस का, और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 6 2 12 प्लस का, तो -12 एंड +12 0। तो इस टाइप D5 केस जो है वो कहलाता है, उसके लिए ओवरऑल क्या आएगा 0 DQ आएगा, और ये मे बी इनट आपका रहेगा या समटाइम लेबाइल भी रह सकता है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट के अंदर है, इसलिए हम इसका प्रैक्टिकली कंडीशन जो आती है वही हम अप्लाई करते हैं कि प्रैक्टिकल में कैसा आ रहा है। अब है आपके पास D6, इसी तरह सभी को आपको अप्लाई करते जाना 1 बाय 1। तो D6 के लिए आपके पास आएगा -0.457 माइनस ब्रैकेट के अंदर भी -4 माइनस माइनस +4 हो जाएंगे, और ओवरऑल इसकी वैल्यू आएगी -0.57 DQ, लेबल रहेगा। इसी तरह D7 हाई स्पिन के लिए देखें तो CFAE कितना आएगा -9.14
माइनस ब्रैकेट के अंदर -8 dq, तो ये रहेगा आपके पास -9.14 प्लस 8। ओके, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो करना कैसे 7 इलेक्ट्रॉन, पहले बता देता हूँ एक बार। हाई स्पिन में था, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, अब 6 इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे, 6 और ये 7, इस टाइप से फीलिंग होगी। तो यानी कि नीचे वाले 4 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना है -4.57 से। और इसी तरह अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, 1 2 3 4 5 और वापस से 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, यानी कि 2 2 4 एंड 1 5, 5 को मल्टीप्लाई करना -5 से। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे। तो आपके पास D7 के लिए आएगा -1.14 dq, लेबाइल रहेगा। D8 के लिए आएगा आपके पास +2 dq ओवरऑल। जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास ये आएगा +2 dq आएगा, ये रहेगा आपके पास इनर। D9 केस जो कि कॉपर +2 कंडीशन देता है J2 डिस्ट्रोशन के कारण, उसके लिए आता है -3.14, ये रहता है आपका मोर लेबाइल, सबसे ज्यादा लेबाइल ये रहता है, इसलिए D9 केस इज मोर लेबाइल। D10 केस आपका रहेगा, अब वो इसकी CFSE भी आएगी 0 dq, लाइक जिंक 2+ के लिए, लाइक जिंक 2+ केस के लिए ये आता है 0 dq। ओके, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट स्टडी करने से हमें कंक्लूजन क्या निकला, एक चीज हमको देखने को मिली, कंसेप्ट क्या निकला कि इफ क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज रहती है, तो आपकी लेबिलिटी क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। इट मीन जो भी आपका लाइन नंबर है, लाइन नंबर में अगर नेगेटिव साइड वैल्यू बढ़ती है तो वो रहेगा आपका डिक्रीज, और इसमें कहेंगे आपकी लेबिलिटी इंक्रीज। और अगर पॉजिटिव साइड वैल्यू आती है तो वो रहेगा आपका CFA इंक्रीज, इनर्टनेस आपका इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इनर्टनेस उस कॉम्प्लेक्स की ओवरऑल बढ़ेगी। तो ये था आपका इफ क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज नेगेटिव एंड 0, तो वो कॉम्प्लेक्स ओवरऑल में भी आप उसे कह सकते हो लेबाइल। अगर आपका क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव है तो वो कॉम्प्लेक्स रहेगा आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स। अब कुछ समरी है कि ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की CFAE आपको निकालनी है। देखिए कुछ है, ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स CFAE हमने निकाली, जो भी ऊपर निकाली थी। तो उसमें क्या देखा कि D3 केस एंड D8 केस, इसके लिए क्या है हमारे पास पॉजिटिव CFSE देखने को मिला, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजिंग एनर्जी। तो ये क्या रहा आपके पास इनर्ट कॉम्प्लेक्स, हम इसे कहते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका D8 केस पॉजिटिव आ रहा है और ये आपका D3 केस पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी कैसी आई आपके पास, देखिए D3 केस में ऑक्टाहेड्रल की +12 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी आई थी, इसके कारण इसकी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी +2 dq हो गई। और D8 के अंदर ये -12 dq आई थी, और ओवरऑल इसकी प्लस क्या हो रही थी, +2 dq हो रही थी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें क्या पता चला कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो +dq, या क्रिस्टल फील्ड इसको कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, इसे क्या लिखेंगे आप, जो पर्टिकुलर जो है उसको लिखिए एक्टिवेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं ना, तो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी आपका प्लस आ रहा है, इसलिए ये हुआ आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इस तरह ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लाइक D1 D2 D4 D5 की 0 रहेगी, बट फिर भी वो आपका लेबाइल कहलाएगा, D6 D7 D9, और सबसे मोर तो D9। ओके, D9 एंड D10, इनकी जो CFSE आती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजिंग एनर्जी, या फिर आप कहोगे इस CFAC को आप और भी लिखिए CFAE, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजिंग एनर्जी तो हमें फाइंड अप करनी होती है पर्टिकुलर ऑक्टाहेड्रल के लिए, लेकिन क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी हम जब उसकी लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो इंटरमीडिएट एज वेल इंटरमीडिएट फॉर्म में फाइंड करते हैं पहले, लाइक CFSE ऑफ इंटरमीडिएट एंड CF-CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल। इन दोनों का डिफरेंस आपको कहलाएगा CFAE, इसको हम CF करेंगे, CFAE। तो ये अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है या 0 वैल्यू आ रही है तो उसके लिए आप कह सकते हो कि लेस एक्टिवेशन एनर्जी आर रिक्वायर्ड, और लेबाइल कॉम्प्लेक्स वो आपका कहलाएगा। और था लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स,
अगर लो स्पिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उनके लिए CFAE क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो लो स्पिन के अंदर इलेक्ट्रॉन फीलिंग डिफरेंट टाइप की रहेगी, 3 इलेक्ट्रॉन तक तो सेम रहेगा, लेकिन अगर आप 3 के बाद बात करोगे लाइक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो उसकी इलेक्ट्रॉन फीलिंग अलग रहती है। इसलिए इसमें D1, D2, D7, D9 एंड D10। ओके, ये क्या रहते हैं, इसमें क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी इसकी नेगेटिव आती है, तो ये रहेंगे आपके पास लेबल कॉम्प्लेक्स, लेस एक्टिवेशन एनर्जी। बट D3, D4, D5, D6, D8 इसके लिए इसके पास CFA आएगी पॉजिटिव, और इसके लिए मोर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, इसलिए ये कहलाएंगे आपके पास इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो कंसेप्ट क्या था, एक और कंसेप्ट था जिसके थ्रू आप बता सकते हैं। एक ये था कि अगर आपके जनरली आपने जैसे कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा है, चाहे वो लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन हो, ओके, इलेक्ट्रॉन फीलिंग की आपने, और आपका इलेक्ट्रॉन फीलिंग T2G में या EG में सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन फीलिंग आपको देखने को मिल रहा है, ठीक, तो वो आपके कॉम्प्लेक्स रहेंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्स, उनके लिए CFAE की वैल्यू ज्यादा आएगी। लाइक D3 T2G सिमेट्रिक रहता है, D5 T2G एज वेल एज EG सिमेट्रिक रहता है, D8 EG सिमेट्रिक रहता है इसके अंदर, एंड D10 दोनों ही सिमेट्रिक रहते हैं। ओके, अब आपके पास है कि अगर अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, लाइक T2G या EG में से कोई भी अनसिमेट्रिक है, तो वो है आपका हाई स्पिन के अंदर बात कर रहा है, हाई स्पिन में, तो वो कैसे रहेंगे, आपके पास लेबाइल कॉम्प्लेक्स रहेंगे। लाइक D1 T2G ऑर्बिटल इसके अंदर अनसिमेट्रिक है, D2 में भी T2G अनसिमेट्रिक है, D4 में EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिक है, D6 में T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिक है, D7 में भी T2G, एंड D9 के अंदर अगर बात करें तो EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिक रहता है, इसलिए ये कहते हैं लेबाइल। तो हम किस हिसाब से बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन फीलिंग किस टाइप की, सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन फीलिंग या अनसिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक है तो वो रहेंगे इनर्ट, अनसिमेट्रिक है तो वो रहेंगे लेबाइल। अब हमारे पास अदर टॉपिक है, अदर फैक्टर विच अफेक्ट द लेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अभी हमने कौन सा पॉइंट स्टडी किया था, हमने पॉइंट स्टडी किया था अकॉर्डिंग टू VBT के अकॉर्डिंग हमने बताया लेबिलिटी और यूनिटनेस, और CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने बताया। CFT के अंदर भी है पर्टिकुलर CFSE क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, से हम लेंगे क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने अपने कॉम्प्लेक्स को इंटरप्रिटेड किया कि वो लेबाइल था या इनर्ट था। अब हमारे पास अदर फैक्टर है, वो है जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जियोमेट्री कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो मोर लेबाइल रहते हैं कंपेयर टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऐसा क्यों होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपको बनाएगा स्क्वायर प्लैनेट या टेट्राहेड्रल, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल जो है वो मोर क्लोज या पैक्ड अरेंजमेंट है, इसमें किसी लाइक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस का ज्यादा सामना करना पड़ता है। सॉरी, एंट्री ऑफ इनकमिंग लिगैंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज डिफिकल्ट होता है, क्यों, जैसे क्लोज आप बोल सकते हो लाइक इस टाइप की अरेंजमेंट रहता है ना। क्या आपका क्या बनाया हमने, ये पूरा क्लोज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया। तो अब इसमें कोई जैसे लाइक लिगेंड एल, अब एल को इसमें अप्रोच करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस का कहीं से भी अप्रोच करें, स्टेरिक हिंड्रेंस का कुछ ज्यादा ही सामना करना पड़ेगा, इसलिए ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करते हैं कंपेयर टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स की बारे में बात करूँ तो वो इनर्ट नहीं कहेंगे, उनमें भी फिर उसकी इनर्टनेस अलग अलग होगी, रेगुलेटी अलग अलग होगी। अभी हम दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स में कंपेयर कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कोई कॉम्प्लेक्स है लाइक, तो उसकी जियोमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लानर समथिंग पैटर्न। अब देखिए इसका अपर फेस एंड लोअर फेस दोनों ही लेस इंट्रेंस है, बिल्कुल इंट्रेंस नहीं है वहां पे, तो दोनों ही साइड से आपका लिगैंड अप्रोच कर सकता है, इसलिए रिएक्टिविटीज की ज्यादा रहती है। एंट्री ऑफ इनकमिंग लिगैंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज इजी। सो ये क्या कहलाएंगे आपके पास लेबाइल कॉम्प्लेक्स। लाइक एक एग्जांपल है NiCN4 2- is more labile than मैग्नेट CN6 3- कॉम्प्लेक्स। ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा,
ये आपका रहेगा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। ओके, अब जो हमारे पास सेकंड फैक्टर था वो था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन। इसका अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन आपका इंक्रीज होगी तो लेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या रहेगी, आपकी डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है तो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन आपका बढ़ेगा, बॉन्ड आपकी डिक्रीज होगी। बता देता हूँ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपकी इंक्रीज हो रही है तो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन आपका इंक्रीज होगा, मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होगी एंड बॉन्ड लेंथ आपका क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। बॉन्ड लेंथ आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए हायर रिक्वायर्ड रहेगी, लाइबिलिटी आपकी क्या रहेगी, लो जाएगी। मीन्स लाइबिलिटी लो जा रही है यानी कम हो रही है, मीन्स इनर्टनेस आपकी बढ़ रही है। ओवरऑल हमने क्या समरी लिख ली हमारी, अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी तो होगी डिक्रीज, और इसका जो इनर्टनेस वो आपका रहेगा इंक्रीज। ठीक, अब हमारे इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। लाइक हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखा है, AlF6 कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 माइनस चार्ज है, तो मेटल के ऊपर कितना चार्ज निकला, +3। इसी तरह SiF6 2 माइनस चार्ज, BF6 माइनस चार्ज, SF6 और इसके ऊपर 0 चार्ज है। तो इस हिसाब से मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकली, +3, सिलिकॉन की +4, फास्फोरस की +5, सल्फर की +6। अब सबसे मोर पॉजिटिव चार्ज किसकी है, सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन है, सल्फर। इसलिए इसमें मेटल लिगेंड इंटरेक्शन स्ट्रांग रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी हाई रिक्वायर्ड रहेगी और लेबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स लोअर रहेगा और इनर्टनेस सबसे ज्यादा रहेगी। तो इसने पूछा लेबिलिटी ऑर्डर, तो ये सबसे लोअर और हाई कौन रहेगा जिसमें सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है, तो वो है एल्यूमिनियम AlF6 3-। इसके लिए लेबिलिटी सबसे हाई, इनर्टनेस लो। और सेकंड जो आपको सीरीज दे रखी है ये थी फर्स्ट, ये सेकंड, सोडियम प्लस H2O6+1 कॉम्प्लेक्स ऊपर चार्ज, मैग्नीशियम H2O6 2+ चार्ज, एल्यूमिनियम H2O6 3+ चार्ज। इसमें भी जो मेटल है, मेटल के ऊपर चार्ज कितना है, सोडियम के ऊपर +1, मैग्नीशियम पे +2, एल्यूमिनियम पे +3। अब एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आ रहा है, मीन्स मेटल लिगेंड इंटरेक्शन हाई है, बॉन्ड लेंथ लो है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई रहेगी इसके लिए और लेबिलिटी सबसे लोअर जाएगी। कंपेयर टू सोडियम की बात करें तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी लेस रिक्वायर्ड रहेगी और लेबिलिटी सबसे ज्यादा इसमें रहेगी। तो सोडियम H2O6+ चार्ज कॉम्प्लेक्स की लेबिलिटी हाई रहेगी। थर्ड जो फैक्टर था आपका वो है हमारे पास आयनिक रेडियस ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर लेबिलिटी जो रहती है वो प्रोपोर्शनलिटी रहती है आयनिक रेडियस। अगर आयनिक रेडियस इंक्रीज तो एक्टिवेशन एनर्जी जो रहती है बॉन्ड क्लीव करने के लिए वो भी क्या रहती है, डिक्रीज, लेबिलिटी गेट इंक्रीज। तो देखते हैं इसमें कि आयनिक रेडियस इफ इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज गेट इंक्रीज बाय, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ब्रेकअप ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड इज गेट आल्सो डिक्रीज। क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ये था आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल के रूप में, स्ट्रोंशियम H2O6 2+ चार्ज, कैल्शियम H2O6 2+ चार्ज, मैग्नीशियम H2O6 2+ चार्ज। अब हमको आयनिक रेडियस ऑफ द मेटल हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, मेटल की आयनिक रेडियस। ओके, जो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखी जाए तो स्ट्रोंशियम जो है ये एक ही कॉलम के अंदर आता है, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आर इसमें रहता है और इसको छोड़िए अभी, यहाँ तक बेरियम ही तक देखिए। तो अभी हमको जो काम है वो है बेरियम, स्ट्रोंशियम दिस वन, देन आफ्टर है कैल्शियम सेकंड नंबर, और फिर आपके पास सबसे ऊपर मैग्नीशियम। ओके, तो स्ट्रोंशियम सबसे हायर आयनिक रेडियस होगी इसकी +2 कंडीशन में, उसकी बाद रहेगी कैल्शियम और सबसे कम मैग्नीशियम 2+। अगर हायर आयनिक रेडियस है तो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, ग्रेटर रहेगा, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। इसलिए अगर हम
लेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स देखे तो लेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कौन सा सबसे ज्यादा रहेगा? स्ट्रॉन्सियम मेटल कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये था आपका लेबिलिटी ऑर्डर, लेबिलिटी ऑर्डर दिस वन। ओके, ये किससे मोर लेबल रहेगा? कैल्शियम H2SO6 प्लस से। और सबसे कम लेबल कौन रहेगा? मैग्नीशियम H2SO6 प्लस। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम 2 प्लस स्मॉलर मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ रहता है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी हाई रहेगी। एक्टिवेशन एनर्जी हाई तो आपका लेबिलिटी सबसे लो है। इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमने इसके अंदर क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इस कॉम्प्लेक्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने स्टडी किया। ओके, फिर हमने क्या लेबिलिटी एंड इनर्टनेस को हमने वीबीटी एंड सीएफटी के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेट किया। इनके अलावा 3 फैक्टर और थे, लाइक चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, आयनिक रेडियस एंड फर्स्ट फैक्टर जो था हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 21 में मिलेंगे। लेक्चर नंबर 21, उसके अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं? स्टडी करेंगे वाटर एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 21 में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।